Assalamu alaikum and welcome to our video lectures of research methods. Today we will continue with our second part of theoretical framework and hypothesis development. Let's have a quick recap of what we learned in our first part. So we discussed the hypothetical deductive research process. There are 7 steps and right now we are on step number 3, which is develop hypothesis. This hypothetical deductive research process is very famous, especially for the scientific research methods, and it is mostly based upon empirical research in which we collect data, analyze it, and then we interpret the results. We are here on step 4 of research process. Then we define theoretical framework, how we believe it in theory. It is mentioned that our variables of interest are related to each other. Then there are basic steps to develop a framework. Then we started discussing about variables, what are independent variables, what are dependent variables, and we finished our last lecture with the discussion of moderator. We defined moderator as a variable that affects the relationship between the independent variable and the dependent variable. So we have on x-axis the independent variable which we'll call IV, and we have a dependent variable which we will call dV. So for one value of moderator, the relationship is weak. So this is weak relationship and this is strong relationship. For another value of the moderator, in our case, the moderator here is gender. Let's discuss another example. इफ़ यू रिकॉल, आप में से आई थिंक काफ़ी लोगों ने बेसिक साइंस पढ़ी होगी और आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि एक वोल्टेज होता है तो उसकी वजह से करंट पैदा होता है। अच्छा, अब वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है उसका जो ग्रेडियंट होता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, राइट, विच इज एक्स y1 y2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 लाइनें 4 डिफरेंट ग्रेडियंट्स को शो कर रही हैं। ये इस वाले में ग्रेडियंट लो है, फिर ग्रेडियंट थोड़ा हाई हो गया, फिर और हाई, और फिर और हाई हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो करंट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम है कि जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा करंट थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस और लो है और यहाँ पे पहुँचते हैं तो रेजिस्टेंस और लो हो जाती है। तो ये 4 ग्राफ्स 4 किस्म के मटेरियल्स को शो कर रहे हैं। अब वो मटेरियल्स के यहाँ पे जैसे उसने नाम लिखे हुए एल्यूमिनियम, लेड, आयरन, कॉपर। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस हमारे रिलेशनशिप में मेटल एक मॉडरेटर का काम कर रहा है कि जब आप डिफरेंट किस्म का मेटल यूज करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर आप वैल्यूज देखें तो यहाँ पे कॉपर की सबसे कम रेजिस्टिविटी है, 1.7 इंटू 10 उसका -8 है। ये अगर यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो ये -8। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये कॉपर, ये ग्राफ कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये एल्यूमिनियम है, ये भी -8 ही है। उसके बाद अगर देखें तो ये आयरन, और फिर लास्ट में ये लेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इन रिलेशनशिप्स में जो मेटल है वो एक मॉडरेटर के तौर पे काम करता है। यू चेंज द मेटल, यू विल गेट अ न्यू रेजिस्टेंस। इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल है मेरे पास, वो ये कि आप सेम मेटल, अब इसमें आपने मेटल चेंज नहीं करना। अच्छा, ये भी देखें कि पिछली हमारी एग्जांपल में
टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा। तो ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल था जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जब एक्सपेरिमेंट्स खास तौर पे होगा, उसमें कंट्रोल का एक बहुत ताल्लुक होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर एक चीज़ अफेक्ट हो रही है, फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे मेटल भी चेंज करते हैं और टेम्परेचर भी चेंज करते हैं, तो वो हमें करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा कंपैरिजन जो है वो जस्टिफाइड नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम सेम मेटल में हमने ये देखा कि जब करंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड था तो ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो इस तरह यानी लेस स्टीप था, और जब टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो ये ग्रेडियंट जो है वो मोर स्टीप हो गया। यानी कि इतना सा जो वोल्टेज का चेंज है उसकी वजह से इस सिचुएशन में यहाँ पे वोल्टेज का करंट का चेंज जो है वो थोड़ा हुआ। देखिए ये थोड़ा सा चेंज हुआ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम देखें, इसका अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज का जो चेंज है वो अगर थोड़ा अब ज़्यादा थोड़ा चेंज, तो यहाँ पे करंट ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक, इस हिसाब से देखा जाए कि कंपेयर कर सकते कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारा मॉडरेटर इस रिलेशनशिप में, यानी इस एक स्पेसिफिक मेटल के लिए जो करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप है उसमें टेम्परेचर एक मॉडरेटर के तौर पे काम करेगा। तो आई होप कि आपको हमने चूँकि फिजिकल साइंसेस से डिस्कस किया है, तो सेम जो है वो हमारे जो बिजनेस स्टडी की रिसर्च है या हमारी साइकोलॉजी की रिसर्च है या हमारी सोशल साइंसेस की रिसर्च है, उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आइए एग्जाम्पल इस पर डिस्कस करते हैं। A research study indicates that the better are the quality of the training programs, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्वालिटी जितनी बेहतर होगी एंड और जितना ग्रोथ नीड्स एम्प्लॉयज की ज्यादा होगी, द ग्रेटर इज देयर विलिंगनेस टू लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस करना है कि जैसे ही क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बेहतर होगी, इसका मतलब है ये एक आईवी है, और ग्रेटर द ग्रोथ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक आईवी भी हो सकता है, द ग्रेटर इज देयर विलिंगनेस टू लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो ये जो विलिंगनेस टू लर्न है ये डीवी है। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को एक और पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये जो ग्रोथ नीड है हमारा, अच्छा हम इससे एक रिलेशनशिप बना लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं विलिंगनेस टू लर्न। तो हम विलिंगनेस टू लर्न को WL कह देते हैं। ये ग्रोथ नीड क्या है? अब आप अगर थोड़ा सा इस चीज़ को समझ सकें कि हमने कहा था कि QT और WL के रिलेशनशिप को अगर कोई तीसरा वेरिएबल उसके रिलेशनशिप को अफेक्ट करे, इस तरह अफेक्ट करे कि अगर उसकी कोई एक वैल्यू हो तो इस रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ डिफरेंट हो, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाए। अगर ये पॉजिटिव मॉडरेटर है, इसका मतलब है कि इस मॉडरेटर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ये रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये रिलेशनशिप वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रोथ नीड जो है उसको हम एक मॉडरेटर के तौर पे भी रख सकते हैं। Keep this thing in mind कि whenever there is a moderator, the moderator itself should also be the independent variable। क्या मैंने बात की? मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी हमारे रिलेशनशिप में कोई मॉडरेटर होगा, वो मॉडरेटर खुद एक आईवी भी होगा। यानी कि हमें इस तरीके से अपना फ्रेमवर्क डिजाइन करना है कि हम कोई ऐसा वेरिएबल मॉडरेटर लेके आए जो आईवी के तौर पे भी टेस्ट होगा, और जब आप इसका स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे तो आपके पास ज़्यादा क्लियर होगी कि मॉडरेटर्स का आईवी टेस्ट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट भी साथ ही होता है। तो वो किस तरीके से होगा वो हम अपने स्टैट्स के पोर्शन में थोड़ा सा उसको टच करेंगे, लेकिन अभी हम मॉडरेटर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आइए एक और डिटेल एग्जाम्पल देखते हैं। A prevalent theory is that the diversity of the workforce contributes more to organizational effectiveness। Obviously आपने यहाँ पे अंदाजा लगा लिया होगा कि diversity is the IV and organization effectiveness is the DV।
because each group brings its own special expertise and skills to the workplace. This synergy यानी ये जो relationship है IB और DB का can be exploited however only if managers know how to harness the special talents of the diverse work group. यानी कि जो आपका डाइवर्स वर्क ग्रुप है उसका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट जो है उसका मॉडरेटर है मैनेजर का जो भी एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज द आईवी, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज द डीवी एंड मैनेजर एक्सपर्टीज इज द मॉडरेटर। तो अब क्या होगा कि जब हमारे पास एक रिलेशनशिप बनेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लगा देते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस OE हम इसको डोनेट कर चेंज द कलर। अच्छा, अब आप ये देखें कि मैनेजर एक्सपर्टीज, अब इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ओनली इफ मैनेजर्स नो हाउ टू हार्नेस, यानी मैनेजर की एक्सपर्टीज अगर हाई होगी, ठीक है, मैनेजर की एक्सपर्टीज अगर हाई होंगी तो मैनेजर एक्सपर्टीज क्या हो सकती है, हाई भी हो सकती हैं और मैनेजर एक्सपर्टीज जो है वो लो भी हो सकती है। तो जितनी मैनेजर की एक्सपर्टीज हाई होगी उतना ही वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, यानी कि स्लोप जो है वो स्टीप होगा। और जितनी मैनेजर एक्सपर्टीज लो होंगी तो ये हाई का ग्राफ है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इसी तरीके से अगर मैनेजर एक्सपर्टीज लो होंगी तो ये रिलेशनशिप का जो स्लोप है वो लेस स्टीप होगा, तो ये लो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैनेजर एक्सपर्टीज इज द मॉडरेटर बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। Coming back to our previous example, a research study indicates that better the quality of the training program, the greater the growth need of the employees, the greater is their willingness to learn new ways of doing things. अब इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो विलिंगनेस टू लर्न है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम और मॉडरेटिंग वेरिएबल इज द ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ. Only those with high growth needs show a greater willingness and adaptability to learn to do new things when the quality of the training program is improved. इसका रिलेशनशिप किस तरीके से हम डिपिक्ट कर सकते हैं, देखें। अभी आप ग्रोथ नीड को भूल जाएं, अभी आप सिंपल डिस्कस करें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ग्रोथ नीड्स, यानी ग्रोथ नीड्स का मॉडरेटर भूल जाए, आप कहें जी ट्रेनिंग प्रोग्राम और ग्रोथ नीड्स जब हाई होंगी तो विलिंगनेस टू लर्न भी हाई होगा। ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव ग्राफ है। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने ग्रोथ नीड को चूज किया एज अ मॉडरेटर, तो फिर क्या हुआ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा IB बन गया और विलिंगनेस टू लर्न हमारा DB बन गया। और एज अ मॉडरेटर हमें पता चला कि जिनकी ग्रोथ नीड्स लो हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो इफेक्ट है वो उनके विलिंगनेस टू लर्न पे इतना नहीं होता। देखें, इसका स्लोप लेस स्टीप है, लेकिन जिनकी ग्रोथ नीड्स हाई हैं उन पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का उनकी विलिंगनेस टू लर्न पे इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, सो वी हैव द ग्रोथ नीड एज अ मॉडरेटर, क्योंकि उसकी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो स्लोप है IB और DB का, रिलेशनशिप का जो स्लोप है वो डिफरेंट है। After we have discussed about the moderating variable, a moderating variable को एक external effect के तौर पे समझें जो किसी भी दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को की स्ट्रेंथ को चेंज कर रहा है और समटाइम्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास, मैं आपको एक डिफरेंट ग्राफ इसमें बना के दिखाता हूँ, ये हमारे पास अगर दो ग्राफ्स हैं, अब अभी तक तो हम इस तरह के रिलेशनशिप को देखते आए। ये रिलेशनशिप जो है दैट वाज बेसिकली अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी जो IB है और जो DB है उसका ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। अगर IB और DB का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो उसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है
कि जैसे जैसे IV की वैल्यू इंक्रीज हो रही है DV की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इसमें जो बीटा वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास अगर एक रिलेशनशिप लो वैल्यू के लिए किसी मॉडरेटर के रिलेशनशिप ऐसा हो जाए और हाई वैल्यू के लिए रिलेशनशिप ऐसा हो जाए, तो ये हम कहेंगे कि आपका जो मॉडरेटर है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। यानी उसकी एक वैल्यू के लिए, फॉर एग्जांपल ये मॉडरेटर की लो वैल्यू थी और ये मॉडरेटर की हाई वैल्यू थी, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जब मॉडरेटर की हाई वैल्यू थी देयर वाज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, लेकिन जब मॉडरेटर की वैल्यूज लो हो गई तो ये रिलेशनशिप नेगेटिव हो गया। तो मॉडरेटर क्या कर रहा है, IB और DV के रिलेशनशिप की वैल्यूज या स्ट्रेंथ को चेंज कर रहा है या डायरेक्शन को भी। बट मीडिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेटर। मीडिएटर जो है वो दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में एक पार्ट प्ले कर रहा है। किस तरीके से पार्ट प्ले कर रहा है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The mediating or intervening variable is the one that surfaces between the time the independent variable starts operating to influence the dependent variable and the time their impact is felt on। यानी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एक इफेक्ट स्टार्ट करता है, ये मीडिएटर वेरिएबल उसके दरमियान में अपीयर होता है। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। A prevalent theory is that the diversity of the workforce, अभी हमने थोड़ी देर पहले diversity of the workforce की बात की थी, contributes more to organizational effectiveness। जहां तक हमने डिस्कस किया था, यानी diversity of the workforce is the IB and organizational effectiveness is the DV। तो हमने कहा कि जी diversity of the workforce ज्यादा होगी तो effectiveness ज्यादा होगी, because each group brings its special expertise and skills to the workplace। This energy can be exploited, however, only if managers know how to harness the special talents of the diverse work group, otherwise they will remain untapped। ये लास्ट पोर्शन हम छोड़ देते हैं, ये मॉडरेटर का था, लेकिन यहाँ पे एक मीडिएटर का जिक्र किया है और मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, दैट इज देयर स्पेशल एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। So dependent variable is the organization effectiveness, independent variable is the workforce diversity, and intervening variable is the creative synergy। ये देखिए, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हाई होती है तो क्रिएटिव सिनर्जी बढ़ जाती है, और जब क्रिएटिव सिनर्जी हाई होती है तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। मैनेजर्स को कभी कभी ये समझना जरूरी होता है कि किसी भी IB का DB पे क्यों इफेक्ट हो रहा है, ताकि वो अगर किसी डिफरेंट सिचुएशन में, किसी डिफरेंट सिनेरियो में उसको बेहतर करना चाहें, उसको चेंज करना चाहें, तो उनको समझ आ जाए कि देयर इज एन इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल जिसकी वजह से ये इफेक्ट एक्सप्लेन हो रहा है। यानी कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट कर रही है, ये हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन समहाउ हमें उसकी लॉजिक ज्यादा समझ नहीं आई कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हम कहेंगे जी थ्योरेटिकली इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इफेक्टिवनेस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए भी क्यों वो इफेक्ट हो रहा है, उसको समझने के लिए हमें पता चला कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जब बढ़ती है तो उसमें क्रिएटिव सिनर्जी आ जाती है, और वो क्रिएटिव सिनर्जी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि क्रिएटिव सिनर्जी के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है, यहाँ पे ये IB और ये एक DV बन गया, और फिर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के लिए ये एक IB और ये एक DV बन गया। तो ये दो रिलेशनशिप्स जो हैं, ये यहाँ पे पहले हम इनको एस्टेब्लिश करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि मीडिएटर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर एक और एग्जांपल है, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द इंक्लूजन ऑफ द मॉडरेटिंग वेरिएबल
मैनेजरियल एक्सपर्टीज इन द फॉरगोइंग एग्जांपल वुड चेंज द मॉडल और अफेक्ट द रिलेशनशिप। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपने आईवी, टीवी और मीडिएटर का जो एक रिलेशनशिप है उसके दरमियान में एक मॉडरेटर इंट्रोड्यूस करा दें। वो किस तरीके से हो सकता है? उन्होंने कहा जी मैनेजरियल एक्सपर्टीज भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। ये देखिए कि जो मैनेजर ज्यादा एक्सपर्ट होंगे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को हैंडल करने में, उनके पास जो टीम होगी उसकी क्रिएटिव एनर्जी हाई होगी। यानी कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और क्रिएटिव एनर्जी का जो रिलेशनशिप आपके सामने, उसको मॉडरेट कर रहा है मैनेजरियल एक्सपर्टीनेस। और ये क्रिएटिव एनर्जी जो वेरिएबल है ये मीडिएट कर रहा है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के आपस में रिलेशनशिप। इस टॉपिक की आपको और बेहतर समझ आएगी जब हम इसको स्टैटिस्टिकली डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में। किसी भी वेरिएबल का इंडिपेंडेंट होना, उसका डिपेंडेंट होना या उसका मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग होना, ये हमारी थ्योरी से पता चलता है, या हम जो फ्रेमवर्क प्रपोज करने जा रहे हैं ये उस पर पता चलता है। जैसे वर्कफोर्स मोटिवेशन है, मोटिवेशन कैन बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। मोटिवेशन के अगर हम देखें वो फैक्टर्स जो मोटिवेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब है कि मोटिवेशन को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी कर रही है। लेकिन अगर हम मोटिवेशन का इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के किसी और वेरिएबल पे, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे देखना चाहें, तो फिर हम मोटिवेशन को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें एम्प्लॉयज की मोटिवेशन है वो मॉडरेटर के तौर पे काम करती हो। और सिमिलरली मोटिवेशन कैन आल्सो बी एन इंटरवीनिंग वेरिएबल और अ मीडिएटिंग वेरिएबल बिटवीन टू रिलेशनशिप। जिस तरह हम कह सकते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। लेकिन हमें पता चला कि जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस से क्यों रिलेट कर रही है, क्योंकि जब जॉब सेटिस्फैक्शन हाई होती है तो मोटिवेशन बढ़ जाती है। सो वी कैन इंट्रोड्यूस एंड चेक फॉर मोटिवेशन एज अ इंटरवीनिंग एंड मीडिएटिंग को आप एक सेम ही कॉन्सेप्ट इस टाइम समझे, इंटरवीनिंग वेरिएबल। इस तरह ये भी पॉसिबल है कि हम कहें कि एम्प्लॉय की एक्सेप्टेंस टू चेंज है, एक्सेप्टेंस टू चेंज, ATC में इसको नाम दे देता हूँ, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मोटिवेशन इस रिलेशनशिप को मॉडरेट करे इस तरीके से कि जिन एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल हाई है उनका अगर मैं EP और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और एक्सेप्टेंस टू चेंज ATC का आपस में ग्राफ बनाता हूँ, हम कहते हैं जिनकी मोटिवेशन हाई है उनका रिलेशनशिप बिटवीन EP और ATC और हाई है। अच्छा, थोड़ा सा ATC में चेंज आएगा, यानी ATC इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे मोटिवेशन है हाई। लेकिन अगर मोटिवेशन एम्प्लॉयज की लो है तो थोड़ा सा ATC में चेंज या ज़्यादा सा ATC में चेंज, तो थोड़ा सा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में चेंज आएगा। तो यहाँ पे मोटिवेशन लो है, उसका ग्राफ लेस स्टीप है और इसका ग्राफ मोर स्टीप है। इसका मतलब है मोटिवेशन एज अ मॉडरेटर यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। ये आपके सामने एग्जांपल है एक मीडिएटिंग मॉडरेटर मॉडल की, जिसमें हम मीडिएटर भी यूज कर सकते हैं। यानी बिजनेस ओनर की एज जो है वो फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी पे इफेक्ट करती है और फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी की वजह से फिर वेंचर ग्रोथ होती है। यानी कि बिजनेस ओनर एज और वेंचर ग्रोथ का जो रिलेशनशिप है उसमें जो मीडिएटर वेरिएबल है, जिसको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहते हैं,
that is basically focus on opportunity. So this is intervening. ये दोनों नाम आप ध्यान में रखें, इंटरवीनिंग भी कह सकते हैं और आप इसको मीडिएटर भी कह सकते हैं। लेकिन बिजनेस ओनर एज और फोकस अपॉर्चुनिटी को जो अफेक्ट कर रही है, जो मॉडरेट कर रही है उनके रिलेशनशिप को, जो उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर रही है, दैट इज द मेंटल हेल्थ। Our next topic is theoretical framework. अब हमने वेरिएबल्स का समझ लिया, आईवी, डीवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मीडिएटर, मॉडरेटर्स, ये हमें समझ आ गए। अब इनके दरमियान एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं, ये एग्जांपल हम पहले भी इसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जो डेफिनेशन है हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। इसका थ्योरी से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्यों? क्योंकि थ्योरी के जरिए हमें पता चलता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो प्रीवियस लिटरेचर में उनके बारे में क्या डिस्कशन हो चुकी है। यू रिमेंबर कि अभी हमने थोड़ी देर पहले मोटिवेशन की बात की, तो अगर हम थ्योरी को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि मोटिवेशन को हम एज अ आईवी, एज अ डीवी, एज अ मीडिएटर एंड एज अ मॉडरेटर भी डिस्कस कर सकते हैं। और डिफरेंट थ्योरीज हमें इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स के लिए एक अंडरलाइंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि ये रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह अगर हम एक रिलेशनशिप प्रमोशन का एम्प्लॉय मोटिवेशन पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो आपको याद होगा आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कोर्स में एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें यह है कि अगर आप एम्प्लॉयज को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें तो उनकी लर्निंग और मोटिवेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो उस थ्योरी को यूज करते हुए हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में ये एक हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं या एक प्रोपोजिशन जनरेट कर सकते हैं कि प्रमोशन जो है वो एम्प्लॉय मोटिवेशन पे पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, यानी उसको इंक्रीज करेगी। तो अब ये रिलेशनशिप को हमने सपोर्ट कहाँ से दी? फ्रॉम द थ्योरी। हम क्या करते हैं कि अपने लिटरेचर रिव्यू में एग्जिस्टिंग थ्योरीज, एग्जिस्टिंग स्टडीज, उनको कोट करके हम बताते हैं कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं इस रिलेशनशिप को टेस्ट करूंगा अपने डाटा के साथ, लेकिन उसको टेस्ट करने से पहले ऑफ कोर्स हम उसका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। So theoretical framework is the foundation on which entire research project is based. It is the foundation on which the entire deductive research project is based. तो हम ये hypothetical deductive approach study कर रहे हैं, उसमें हम theoretical framework को साथ लेकर चल रहे हैं। क्या components होते हैं किसी भी theoretical framework में? सबसे पहले variables, जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए। हम उन variables को identify करते हैं, उनको define करते हैं। variables को define करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि there is a possibility, in fact it happens almost all the time कि different variables या same variables लिटरेचर में different तरीके से define हुए होते हैं। उनकी different definitions होती हैं जो ज़्यादा उस particular research कहाँ और कैसे conduct हुई उस पे साथ बेस कर रहा होता है कि भी किस तरीके से define किया। जैसे एक concept है वर्क फैमिली बैलेंस, WFB, कि जी आपकी वर्क और फैमिली लाइफ जो है वो कैसे बैलेंस होगी। अब कुछ स्टडीज ने कहा कि जब आपकी वर्क फैमिली के बीच में कंफ्लिक्ट कम होगा तो तब वो बैलेंस होगी। कुछ ने कहा जब लोग सोचेंगे, यानी लोगों की जो थिंकिंग है कि वी आर हैविंग अ बैलेंस्ड लाइफ, तो तब ये बैलेंस होगी। कुछ ने कहा कि जब टाइम इक्वल होगा, जैसे तराजू में चीज इक्वल होती है, तो तब ये बैलेंस होगी। नाउ वी हैव टू चूज कि हम इनमें से कौन सी डेफिनेशन अपनी स्टडी में अडॉप्ट करेंगे ताकि हमारी स्टडी उस डेफिनेशन के हिसाब से कंसिस्टेंट हो। जाहिर है ये बैलेंस होगा, एज अ बैलेंस, तो फिर हम इसको डिफरेंट तरीके से मेजर करेंगे। एज वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट होगा, यानी उसकी ना होना होगा, तो हम उस तरीके से मेजर करेंगे। टाइम है तो फिर हम टाइम के तरीके से मेजर करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आ जाते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल आप ड्रॉ करते हैं, जब आप सारे वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिसमें आप उनका एक रिलेशनशिप प्रपोज करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि
जब प्रमोशन होगी तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। तो ये एक रिलेशनशिप है, आईवी, डीवी, मीडिएटर, मॉडरेटर, ये सब आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो एक रिलेशनशिप बन जाती है। और समटाइम्स उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल हम बनाते हैं उसके स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट जब रिसर्च स्टडीज ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये स्कीमेटिक डायग्राम्स बनी हुई मिलेंगी जो एक विजुअल तरीके से आपके थ्योरेटाइज्ड रिलेशनशिप्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन why we expect these relationship to exist। ये अगर आप देखें कि why we think कि promotion का पॉजिटिव इफेक्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन पे, क्योंकि हमने उसको एक सपोर्ट दिया इस थ्योरी के साथ। हमने कहा जी ये थ्योरी ये बताती है कि जब लोगों को आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेंगे तो उनकी लेवल ऑफ मोटिवेशन इंक्रीज हो जाएगी। ये वजह है कि हम अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कोई ना कोई थ्योरी जरूर कोट करते हैं। और अगर आप रिकॉल करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरीज डिस्कस की थी कि एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी का मैंने जिक्र किया था। सो इफ यू गो बैक टू दैट लेक्चर और आप एक दफ़ा उस थ्योरी के पोर्शन को रिवाइज कर लें तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। तो लिटरेचर रिव्यू और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज अ इंटरविंगल्ड प्रोसेस, इंटरवाइंड प्रोसेस। ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन मिलती है। आप वहीं से लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि प्रीवियस रिसर्च स्टडीज में उन वेरिएबल्स के साथ कैसे रिसर्च हुई, क्या रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर हुए, और आपको अपने लिटरेचर रिव्यू से ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए एक सोर्स, एक थ्योरी मिलती है जिससे आप रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करते हैं।